आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण के बारे में। पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हड़प्पा में कांस्य युग की शहरी संस्कृति एक अग्रणी खोज थी। सन 1853 में एक महान उत्खननकर्ता और खोजी ब्रिटिश इंजीनियर एक कनिंघम का ध्यान एक हड़प्पा मुहर पर गई। हालांकि मुहर पर एक बैल और 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन वह इसके महत्व से अनभिज्ञ रहा। हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की। उसी समय एक इतिहासकार R.D. बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। दोनों ने मिलकर एक विकसित सभ्यता का सूचक माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य प्राचीन वस्तुओं की खोज को संभव बनाया। सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। सन 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। सन 1940 में वत्स ने हड़प्पा में खुदाई की। सन 1946 में मोर्तिमेर व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। स्वतंत्रता पूर्व और विभाजन पूर्व काल में की गई खुदाई ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थलों की प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश में लाया, जहां कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। अब हमारे पास हड़प्पा पर्याप्त समृद्ध सामग्री है, हालांकि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगति पर है। सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत है, लेकिन हकरा घग्घर नदी के साथ पहचानी गई सरस्वती की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माण करने वाले लोगों के बारे में अलग-अलग राय है। इस अध्याय में इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृतियों से पुरानी है, जिसका अवलोकन पहले ही हो चुका है, लेकिन कांस्य का उपयोग करने वाली संस्कृति के रूप में यह बाद की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ। इसे हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता पहली बार सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी। सिंध के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने। यह संस्कृति शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इस तरह हड़प्पा संस्कृति पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे थी। यह उत्तर में शिवालिक से दक्षिण में अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला था। समुद्री किनारों ने एक त्रिभुज जैसे स्थान का गठन किया, जो लगभग 12,966 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि पाकिस्तान की तुलना में बड़ा क्षेत्र है और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में तो निश्चय ही बड़ा है। इयापू तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में दुनिया भर में कोई अन्य संस्कृति क्षेत्र हड़प्पा जितना व्यापक नहीं था। पूरे उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग 2,800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। वे हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती चरण, विकसित अवस्था और अंतिम चरणों से संबंधित है। विकसित चरण के स्थलों में दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। दोनों पाकिस्तानी हिस्से में है। वे 483 किलोमीटर दूर स्थित सिंधु से जुड़े हुए थे। सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक तीसरा शहर चान्होद्रो में और खंभात की खाड़ी के सिरहाने गुजरात के लोथल में चौथा शहर है। पांचवां शहर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा में है, जिसका मतलब है काली चूड़िया। छठा शहर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ कालीबंगा की तरह दो सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा। यह हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूप को दर्शाती है। हड़प्पा संस्कृति का विकसित और समृद्ध स्तर इन सभी 6 स्थलों पर देखने को मिलता है। सुतकजेंडर, सुटकागेंडोर और सुरकोतड़ा सुरकोतादा के तटीय शहरों में भी इसके प्रमाण दिखते हैं।
इन शहरों की पहचान गढ़ से होती है। बाद में हड़प्पा काल के संकेत गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के रंगपुर और रोजड़ी में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ इलाके में बसे धौलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी 3 चरण दिखते हैं। ये चरण राखी गढ़ी में भी मिलते हैं, जो हरियाणा के घग्गर में स्थित है और धौलावीरा से बहुत बड़ा है। तुलनात्मक तौर पर धौलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है, जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर में फैला है। राखी गढ़ी 250 हेक्टेयर में है। हालांकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला है। प्राचीन समय में बाढ़ से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। शहर योजना और संरचनाएं हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में थी। संभवतः यह शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईंट के घरों वाला एक निचले शहर है, जो आम लोगों द्वारा बसाए गए थे। शहरों के इन आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। शहरों के स्मारक शासक वर्ग द्वारा जुटाए गए संगठित श्रमिकों और कर संचय संबंधी क्षमता के प्रतीक है। ईंटों की विशाल निर्मिति आम लोगों पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानागार है, जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ों के टीलों में स्थित है। यह ईंटों की खूबसूरत निर्मिति का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी माप 11.88 गुणा 7.0 1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी और कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे। स्नानागार की फर्श पकी ईंटों की बनी थी। बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था और स्नानगार के कोने से नाली निकलती थी। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था, जो भारत में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना बड़े स्नानागार से की जा सकती है। धौलावीरा तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। हालांकि हड़प्पा के गढ़ में हम 6 भंडार पाते हैं। ईंटों के चबूतरे की एक श्रृंखला ने 2 पंक्तियों में 6 भंडारों का आधार बनाया। प्रत्येक भंडार 15.23 गुणा 6.09 मीटर का था और नदी के पास ही था। 12 इकाइयों की संयुक्त फर्श लगभग 838 वर्ग मीटर की थी। ये लगभग उतने ही क्षेत्र में थी जितने में मोहनजोदड़ो का विशालकाय अन्नागार है। हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। ये स्पष्टतः अनाज तैयार करने के लिए थे, क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों में पाए गए थे। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी भी थी, जिसमें संभवतः मजदूर रहते थे। रियानस्टेया के हरेया गया कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं, जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा के शहरों में अन्नागारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा शहरों में पकी ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हम समकालीन मेसोपोटामिया में पकी ईंटों का उपयोग पाते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहरों में इनका इस्तेमाल उससे कहीं अधिक हुआ। मुहन का वर्ग लास वाला एवथाविरा गए बोदई संगनीर नाम लोगे मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। लगभग सभी शहरों में हर घर, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सब में अपना आंगन और स्नानागार होता था। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। नाली से घरों का पानी सड़कों पर निकलता था। कभी कभी इन नालियों को पत्थर के पाटों या ईंटों से ढक दिया जाता था। बनावली में भी सड़कों और नालियों के अवशेष पाए गए हैं। कुल मिलाकर घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है
और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य कांस्य युगीन सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा के लोगों ने दिया। कृषि तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समृद्ध गांव और कस्बों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में एलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचनानुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश कराने में भूमिका अदा करती थी। इससे ईंटें पकाने एवं उसे कठोर बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती थी। कृषि के विस्तार और बड़े पैमाने पर चरागाह और ईंधन की आपूर्ति से समय के साथ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ एक वार्षिक घटना थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण किया और सिंध वासियों को समृद्ध किया। नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते थे। वहां कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया है, लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी। हड़प्पा के लोगों ने शायद बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊंटों का भी इस्तेमाल हुआ होगा। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया गया होगा। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी, लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। हड़प्पा गांव, जो ज्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कारीगरों, व्यापारियों और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए निश्चय ही कठोर श्रम किया होगा। तथ्यतः वे खाद्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। तब तक दो प्रकार के गेहूं और जौ उग चुके थे। बनावली में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई। इसके अलावा तिल और सरसों उपजाए जाते थे। हालांकि लोथल में हड़प्पा लोगों की स्थिति भिन्न मालूम होती है। ऐसा लगता है कि ईपू 800 के पहले लोथल के लोग धान उपजाते थे, जिसके अवशेष पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और संभवतः कालीबंगा में भी बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज संग्रह किया जाता था। संभवतः किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था। साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर या इसे मजदूरी के भुगतान के लिए संग्रह किया जाता था। यह सादृश्य अनुमान मेसोपोटामिया के शहरों से लगाया जा सकता है, जहां मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंध से लिया गया है। पशुपालन, हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती भी की और बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। बैल, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअरों का पालन किया गया। कुबर वाले ऊंट और बैलों को हड़प्पा के लोगों ने पसंद किया। शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिलते हैं। गधे एवं ऊंट भी पाले गए थे। निश्चय ही इनका उपयोग बोझ उठाने और ऊंट को खेतों में जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सतही तौर पर घोड़े का सबूत मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकुतड़ा से मिला है, जो ईसा पूर्व 2000 के आसपास का है, लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध है। किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में न तो घोड़े की हड्डियां पाई गई, न ही इसके कोई अस्तित्व पाए गए। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे। वे गैंडे से भी परिचित थे।
मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेरियाई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया। लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की और हाथी पाला। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। कारीगरी और शिल्प सिंध क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचय, कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प तथा व्यापक तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित था। इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। आमतौर पर तांबे के साथ टिन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था, लेकिन इस उद्देश्य के लिए वे कभी-कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। चूंकि हड़प्पा में आसानी से न तो टिन उपलब्ध थे न तांबे, इसलिए इस क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ। अयस्कों की अशुद्धता दर्शाती है कि तांबे को राजस्थान के खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त किया गया था, हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता है। संभवतः टिन को अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ लाया गया था, भले ही इसके पुराने कार्य हजारीबाग और बस्तर में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से बरामद हुए कांस्य उपकरण और हथियारों में कुछ प्रतिशत टिन के भी पाए गए हैं। हालांकि कांसे के सामानों को बनाने में उपयोग आने वाले जितने सामान हड़प्पा ने छोड़े, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने न केवल मूर्तियों और बर्तनों का उत्पादन किया, बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरण और हथियारों का भी उत्पादन किया। नए बैल को गधे जुताई और जराव हचान और हड़प्पा कस्बों में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तशिल्प विकसित हुए। बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए हैं। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प के महत्वपूर्ण होने का प्रमाण है और यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी प्रमाण है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे, आगे इस बात का वर्णन है। मुहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। सोनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। पहली दो सामग्रियां अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी और अंतिम दक्षिण भारत से। हड़प्पा के लोग मटका निर्माण के विशेषज्ञ थे। कुम्हार के पहिए का काफी उपयोग किया गया था। हड़प्पा ने चमकदार, चमचमाते मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया, जो उनकी विशेषता थी। व्यापार एवं वाणिज्य सिंध लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मुहरों, एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का काफी व्यापार किया। हालांकि उनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। वे धातु के पैसे का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले वे नाव, अरब समुद्र के तट पर रास्ता ढूंढते हुए और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों से धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां उपयोग में थीं। प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहिए के आधुनिक एक्के के स्वरूप का इस्तेमाल किया। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूक्रेट्स महानद घाटी के लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पा मुहर की खोज की गई है और प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधनों की नकल भी की। हड़प्पा ने लापिस लजुली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया। लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान दिया। मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार
ईसा पूर्व 2350 के आसपास से मेलुहा, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम, के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मकन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख है, जो मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच है। दिलमुन संभवतया फारसी खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है। उस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता है। सामाजिक संगठन खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ दो ही इलाके को शहर की मान्यता मिली, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है, जिसमें बाद में कालीबंगा और धौलावीरा को भी शामिल किया गया। गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों में पदानुक्रम काम के आधार पर था या सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार से जुड़ा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही शहर में विभिन्न आवास समूहों के घर थे जो समान आकार के नहीं थे। विभिन्न आवासीय संरचनाओं से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं, जिसमें 1 से 12 तक कमरों की संख्या होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरे वाले घर थे, वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। राजनीति हड़प्पा संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में कमोवेश समान दिखती है। स्पष्टतः यह किसी सत्तासीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता, मंत्रीगण, आबादी युक्त क्षेत्र, किला, राजकोष, शक्ति और बंधुत्व को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र होता था। उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाहों या सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार ही खजाना या राजकोष होता था। ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था। पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था। किलाबंदी कई शहरों की विशेषताएं होती थीं। धौलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते थे। यद्यपि किसी संगठित बल या स्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाने से और सुरखों तड़ा के बर्तनों में सैनिक के चित्रण से स्थायी सेना का अनुमान लगता है। हर हाल में हड़प्पा के द्वार में व्यवस्थित राज्य स्थापित हो चुका था। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। महान स्नानागार के अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई है। यह स्नानागार संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे वे मेसोपोटामिया के निचले शहरों में करते थे। हड़प्पा के शासक किसी पर विजय पाने के मुकाबले वाणिज्य के लिए ज्यादा चिंतित थे और हड़प्पा संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि हो न हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही हो। धार्मिक परंपराएं हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है, जिससे पौधों की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा और उसी तरह उसकी पूजा की, जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की थी। हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान हैं या नहीं। मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी, लेकिन हम हड़प्पा समाज के विरासत व शासन की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धाभाव का संकेत मिलता है, हालांकि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ देवी की पूजा के विकास में बहुत समय लगा। पुराणों और तंत्र साहित्य में वर्णित दुर्गा, अंबा, काली और चंडी जैसी विभिन्न देवी माता के संकेत 6ठी शताब्दी से मिलते हैं। उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी थी। के बारे में उनकी लिपि को पढ़े बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है।
ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं। सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने उनसे बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया। अनार्यों की परंपरा से संबद्ध अथर्ववेद में कई जादुई मंत्र शामिल हैं, जिनमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज के इस्तेमाल की सलाह है। हड़प्पा लिपि। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 में पूरी हुई, हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ और अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। चूंकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है, इसलिए हम न तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, न ही उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख मुहर पर दर्ज थे और उनमें कुछ ही शब्द होते थे। इन मुहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिह्नित करने के लिए करते थे। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख है और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, ये एक चित्रकारी के रूप में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं। मापतौल, निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और बही खातों के लेखा जोखा में निश्चय ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा। सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता थी। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार मापन हेतु मोटे तौर पर 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया गया था। उदाहरणार्थ 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। दिलचस्प है कि 16 की परंपरा भारत में आधुनिक समय तक जारी रही और 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित 6 पाए गए हैं और इनमें से एक कांस्य का बना है। हड़प्पा बर्तन। हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। खोजे गए सभी नमूने लाल हैं। इसमें डिश ऑन स्टैंड, नीचे से आधारयुक्त तस्तरी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया है। सामान्यतया हड़प्पा के बर्तनों पर पेड़ों और वृत्तों के चित्र होते थे। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित है। मुहर और मुद्रण हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मुहर है। लगभग 2000 मुहरें मिली है। इनमें से अधिकांश पर एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित हैं। मोहरें शैलखटी या चमकदार बेलबूटीदार पदार्थ की बनी होती थी और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी, इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं थीं, जिन्हें सीलिंग कहा जाता था। मुहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मूर्तियां हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियां बनाई। कांच से निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है। हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्ति के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। शैलखटी की मूर्तियों को दाहिनी बांह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है, जो साल की तरह है और सिर के पीछे बुने हुए बालों का जूड़ा बना हुआ है। टेराकोटा मूर्तियां। मिट्टी की कई मूर्तियां आग में पकाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है। इन्हें खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वे पक्षियों, कुत्ते, भेड़, मवेशी और बंदरों के संकेतक हैं। इन टेराकोटा की वस्तुओं में पुरुषों और महिलाओं को भी बहुतायत में देखा जा सकता है, जिनमें औरतों की मूर्तियां ज्यादा हैं। मोहरों और छवियों का निर्माण
बड़े कौशल से किया जाता था, लेकिन टेराकोटा के टुकड़े अनौपचारिक कलात्मकता के प्रतीक है। इनके बीच के अंतर से उन वर्गों के बीच की खाई का पता चलता है जो उनको इस्तेमाल करते थे। पहला, ऊपरी वर्ग के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा, और दूसरा, आम लोगों द्वारा। पत्थर का काम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर का काम अधिक नहीं मिलता, क्योंकि इन दो महान शहरों में पत्थर नहीं प्राप्त हो सके। हालांकि धौलावीरा और कच्छ में स्थिति अलग थी। धौलावीरा का गढ़ पत्थर का बना है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और हड़प्पा के गढ़ों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खोज है। धौलावीरा में राजमिस्त्री के कामों में ईंटों के साथ काटे गए पत्थर का उपयोग उल्लेखनीय है। धौलावीरा में लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया, और इनमें से एक कब्र पर पत्थरों का घेरा बनाया गया और उस पर मेगालिथिक पत्थरों का एक और घेरा बनाया गया है। सिंधु संस्कृति का अंत विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर ईसा पूर्व 2005 से 1900 के बीच मौजूद थी। प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि यह एकरूपता वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईपू 1500 तक यह खत्म होते होते जारी रही। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईपू 700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई, अर्थात जलापूर्ति में कमी हुई। इसी तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। लापीस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड्डीडेचपन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। साथ ही हडिचपन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टिन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थों, खासकर पत्थर के मोती, बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। इसी तरह सिंधु घाटी में टिन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ। परिपक्वता लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई है। इनमें से प्राचीन और शहरी हड़प्पा के पूर्व के सांस्कृतिक स्थलों की कुल संख्या आधे से अधिक है। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है। उनमें से 406 पाकिस्तान में स्थित है और 616 भारत में। यद्यपि विकसित हड़प्पा स्थल उनके कुल शहरी प्रकृति के कारण प्राचीन और शहरी हड़प्पा पूर्व के स्थलों से अधिक है। विकसित हड़प्पा स्थलों का कुल क्षेत्रफल प्राचीन और शहरी पूर्व स्थल की तुलना में बड़ा है। हड़प्पा शहर सुनियोजित विकास के प्रतीक है, जबकि उसके समकक्ष मेसोपोटामिया एक अनियोजित विकास को दर्शाता है। हड़प्पा शहरों में ईंटों से बने स्नानागारों, कुओं के साथ सीढ़ियों वाले आयताकार घर पाए गए हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया के शहरों में ऐसा नगर नियोजन स्पष्ट नहीं है। नोस में क्रेट के अलावा
पुरातन काल में शायद ही कोई ऐसी उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली का निर्माण हुआ। पश्चिमी एशिया के लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह पकी ईंटों के उपयोग में ऐसे कौशल नहीं दिखा पाए। हड़प्पा ने विशेष प्रकार की मिट्टी के जरिए अपने खुद के बर्तनों और मुहरों का निर्माण किया और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी लिपि का आविष्कार किया, जो न तो मिस्र से था न ही मेसोपोटामिया में। हड़प्पा की भांति यहां इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी समकालीन संस्कृति नहीं पनपी। उत्तर शहरीकरण का काल ईसा पूर्व 1900 तक हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद इसकी व्यवस्थित नगरीय योजना, ईंट के व्यापक उपयोग, लेखन की कला, मानक वजन और माप, गढ़ों एवं तराई शहरों के बीच के अंतर, कांसे के औजारों के उपयोग तथा काले रंग में चित्रित लाल बर्तन इत्यादि का जो शहरीकरण दौर था, उसकी शैलीगत एकरूपता लगभग गायब हो गई। उत्तर हड़प्पा में शहरी संस्कृति के पश्चात के कुछ लक्षण पाकिस्तान और मध्य एवं पश्चिमी भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऐसा ईपू 1900 से 1200 तक के काल में हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरी काल को उप सिंधु संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है और इसे उत्तर हड़प्पा के रूप में माना जाता था, लेकिन अब इसे उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है। उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृतियां मुख्यतः पाषाण युगीन थी, जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया गया था। उनके पास जटिल ढलाई से बनने वाली कोई धातु की बनी जटिल वस्तुएं नहीं थी। हालांकि उनके पास कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, चूड़ियाओं, टेढ़े उस्तरे, मछली फंसाने की बंसी और भाले थे। पाषाणयुगीन लोग उत्तर शहरी चरण के बाद गांवों में रहते थे। वे कृषि, भंडारण, शिकार और मछली पर निर्भर थे। संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में धातु के कामों की कारीगरी के प्रसार ने कृषि और बस्तियों का प्रसार किया। गुजरात के प्रभास पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरण को दर्शाते हैं। हालांकि उदयपुर के पास अहर में कुछ हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। अहर संस्कृति के स्थानीय केंद्र गिलुंदु में ईपू 2000 और 1500 के बीच ईंट की संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। शायद हरियाणा में भगवानपुर के अलावा उत्तर हड़प्पा चरण में अन्यत्र कहीं पकी ईंट नहीं मिली। हालांकि भगवानपुर में ईंट से संबंधित डेटिंग अनिश्चित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के औसीपी स्थल पर बिखरे हुए कुछ ईंट के टुकड़े मिलते हैं। हालांकि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुमानतः किरकासी 1700 वर्षों से ईसा पूर्व 1200 तक मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति में कुछ हड़प्पा कालीन तत्व पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रहवास नवदोतोली में था। तापी, गोदावरी और भीमा की घाटियों में पाए जाने वाले कई जोरवे स्थलों के बारे में भी यही बात सच है। जोरवे का सबसे बड़ा निवास दैमाबाद है, जिसमें 4000 की संभावित आबादी वाले 22 हेक्टेयर में फैला हुआ रहवास था, जिसे प्रोटो शहरी माना जा सकता है। हालांकि जोरवे की बस्तियों की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती थी। पाकिस्तान के स्वात घाटी में कुछ उत्तर शहरी हड़प्पा बस्तियां खोजी गई हैं। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन के विकसित स्वरूप का अभ्यास करते थे। वे धीमी गति की चाक पर बने काले भूरे रंग के पके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ऐसे बर्तन उत्तरी ईरानी पठार के ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी और उसके बाद से मेल खाते हैं। स्वात घाटी के लोगों ने लाल पर काले रंग से चित्रित बर्तन चाक पर बनाए, जो प्राचीन उत्तर शहरी काल के सिंधुई मिट्टी के बर्तनों से मेल खाते थे। ये हड़प्पा की उत्तर शहरी संस्कृति से मेल खाते थे, इसलिए स्वात घाटी का हड़प्पा संस्कृति के बाद उत्तरार्ध में एक केंद्र के तौर पर माना जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तर शहरी हड्डप्पा स्थलों की खुदाई की गई है, जिसके तहत जम्मू में मंड, पंजाब में चंडीगढ़ एवं संघोल, हरियाणा में दौलतपुर एवं मित्थल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं हुलस का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हलस में हड़प्पा ने चावल की खेती को अपनाया। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर
रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते हैं। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे, जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़ानुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हडप्पा बर्तनों पर कम जटिल डिजाइन मिलते हैं। हालांकि कुछ नए बर्तन के स्वरूप भी मिलते हैं। भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूपों से मिलते हैं, लेकिन इस समय तक हडप्पा संस्कृति अपने पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिली है। गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापन की विधि और टेराकोटा केक अनुपस्थित थे। साधारणतः सभी उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियों और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। नए लोगों का आगमन हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों से सिंधु घाटी में नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में असुरक्षा और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह गहनों के ढेर दफनाए गए, एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पर नए प्रकार की कुल्हाड़ियां, खंजर, मूठ वाला चाकू और सपाट कटारी मिलते हैं। यह किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है। नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पा से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए हैं, जहां नए प्रकार के बर्तनों को हाल के स्तरों में देखा गया। बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बलूचिस्तान इंगित करता है कि ईसा पूर्व 700 में घोड़े और बैक्ट्रियन ऊंट वहां मौजूद थे। नए लोग ईरान और दक्षिण मध्य एशिया से आए होंगे, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए जिससे पंजाब और सिंध में हड़प्पा की पूरी बसावट पर फैल जाए। यद्यपि ऋग्वैदिक लोग बड़े पैमाने पर 7 नदियों के क्षेत्र में बस गए थे, जहां कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। हमारे पास विकसित हड़प्पा और इंडो आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव का पुरातात्विक सबूत नहीं है। संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस उपमहाद्वीप में उस दौर में प्रवेश किया जिसे उत्तर शहरी हड्डेच्पा चरण कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 से 1200 तक था। उत्पत्ति और समस्या। ईसा पूर्व 4000 के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियों का विकास हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 7000 के आसपास कृषि बस्तियां पहले बलूचिस्तान के पूर्वी किनारे पर सिंधु मैदानों की सीमा पर नवपाषाण युग में चीनी मिट्टी के द्वार से पहले बसी। तब से लोग बकरियां, भेड़ और अन्य पशु पालते थे। उन्होंने जौ और गेहूं का भी उत्पादन किया। धनार्जन के इन तरीकों का विस्तार ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी में हुआ, जब भंडारण की स्थापना हुई। ईसवी पूर्व 5वीं और 4थी सहस्राब्दी में मिट्टी की ईंटों का उपयोग शुरू हो गया था। चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की महिला मूर्तियां भी बनने लगी। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहर के रूप में सुनियोजित सड़क और व्यवस्थित घरों के साथ रहमान ढेरी नामक जगह विकसित की गई। यह स्थल पश्चिम में हड़प्पा के लगभग समानांतर स्थित था। यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृतियां विकसित हुई। कभी-कभी हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र का वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन ईपू 3री सहस्त्राब्दी में वहां शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी स्थितियां प्रभावकारी नहीं थी। ईसा पूर्व 3000 से 2000 में भारी बारिश और सिंधु एवं इसकी सहायक नदी सरस्वती, जो सिंध की सूखी नदी हकरा के लगभग समान है, में सघन जल का प्रवाह इसके प्रमाण है। कभी-कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है, लेकिन हड़प्पन नदी हकरा में पानी के प्रवाह का आना यमुना और सतलुज के बदौलत था। हिमालय में विवर्तनिक टेक्टोनिक विकास के कारण ये दोनों नदियां कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हुई। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ
इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, अकेले सरस्वती को नहीं। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं ऋग्वेद में नहीं है। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बने बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता। आगे इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में भी रहते थे। विकसित शहरी चरण ईपू 2500 से 1900 तक चला, लेकिन ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूं, सेसामम और मटर से परिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गैंडों से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गैंडों से परिचित थे। बाघ के संदर्भ में भी ऐसा ही था। वैदिक प्रमुख अश्वाग्रही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया गया है, लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे। हड़प्पन टेराकोटा में हाथी के संकेत है, किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है। हड़प्पन लेखन, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिण एशिया में है। निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेकर अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में। चूंकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृति की बुनियादी विशेषता थी, इसके पतन के साथ हम सांस्कृतिक निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते। इसी तरह हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों, लिपियों और पकी ईंटों का लापता होना है। उत्तर भारत में ये तत्व कुषाण कस्बों के अंत तक गायब नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1900 में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत में हड़प्पा संस्कृति जारी रही। हालांकि ई पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषता नहीं दिखाई देती। चित्रित भूरे बर्तन पीजीडब्ल्यू की संस्कृति बड़ी इमारतों, पकी ईंटों, कांस्य लेखन से शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता, किंतु इस अवधि के बर्तनों का अपना वैशिष्ट्य है। यद्यपि पकी ईंटों के दो एक उदाहरण ईसा पूर्व 1500 के आसपास मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में पक्की ईंट का प्रवेश वस्तुतः ईसा पूर्व 300 में उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति के चरण में हुआ। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्रह्मी लिपि के रूप में लेखन एनबीपीडब्ल्यू चरण के दौरान मुद्राओं में आया। हालांकि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, जबकि हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं लिखा गया था। इसी तरह एनबीपी मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है। एनबीपीडब्ल्यू काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईपू 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषता के रूप में न तो लोहा चिह्नित था, न सिक्का, जबकि ये दोनों एनबीपीडब्ल्यू चरण के पहचान और संकेत थे। सिंधु संस्कृति के कुछ छिटपुट मोती गंगा के मैदानों तक पहुंच तो गए थे, किंतु उन्हें सिंधु की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं मानी जा सकती। इसी तरह ईसा पूर्व 2000 के बाद भी चीनी मिट्टी की कुछ हड़प्पन वस्तुओं और टेराकोटा का निर्माण हो रहा था, किंतु ये अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हालांकि सिंधु संस्कृति के बिखरे तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात और ऊपरी डेक्कन की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जारी रहे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ई पूर्व 1900 में शहरी हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद
इंडो आर्यन और मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान हुआ। हड़प्पा से जुड़ी मुंडा और प्रोटो द्रविडियन भाषाएं इस्तेमाल होती रही है। बातचीत के माध्यम से आर्य और आर्य पूर्व दोनों भाषाएं समृद्ध हुई। हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के लिए आर्य पूर्व शब्द पाते हैं, लेकिन पलड़ा इंडो आर्यों के पक्ष में भारी रहा, जिनकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भागों में फैले हुई थी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।